नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 में हूं आपके साथ रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। शिव संभवम की नवम प्रस्तुति में भव्या सारस्वत के शास्त्रीय ध्रुपद गायन, अभिषेक व्यास के गिटार वादन व पद्मश्री रंजन गौहर के ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति से समा बांधिया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के आयोजन 18 अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव शिव संभवम की नवम संध्या में पहली प्रस्तुति भव्या सारस्वत के शास्त्रीय ध्रुपद गायन की हुई। भव्या सारस्वत के शास्त्रीय ध्रुपद गायन का प्रारंभ चौताल राग यमन की बंदिश चलो हटो जाओ बनवारी छाड़ो भैया मोरी से हुआ। उसके पश्चात प्रस्तुति का समापन राग शहाना कान्हड़ा सुल्तान में हर हर भूतनाथ पशुपति की समापन किया। आपके साथ पखावत संगत पर पंडित अखिलेश गुंदेचा एवं तानपुरे परसु श्री कल्याणी सुगंधी व श्रीमती अभिलाषा शर्मा ने संगत की। द्वितीय प्रस्तुति खासरोद के अभिषेक व्यास के गिटार वादन की हुई। व्यास ने प्रस्तुति का प्रारंभ राग जोग में आलाप जोड़ से किया। तत्पश्चात विलंबित एवं द्रुत की बंदिशों की प्रस्तुति, जिसमें मुख्य रूप से गायकी अंग व ध्रुपद अंग का समावेश था। अभिषेक व्यास तबला संगत इंदौर के गांधार राजहंस व पखावराज वाराणसी के अंकित पारिक ने संगत की। श्रावण महोत्सव 2023 शिव संभवम की नवम संध्या की अंतिम प्रस्तुति नई दिल्ली के पद्मश्री रंजना गौहर व उनके समूह के ओडिसी नृत्य की हुई। रंजना गौहर के निर्देशन में प्रस्तुति का प्रारंभ सृष्टि का निर्माण व राग मदलिका ताल मलिका में अर्धनारीश्वर से किया। इसके पश्चात ध्रुपद में महादेव राग दरबारी ताल एक ताली में रावण स्तोत्रम के पश्चात राग भैरवी ताल एक ताली जय मां की प्रस्तुति दी। प्रस्तुति का समापन राग असावरी ताल एक ताली विश्वेश्वरम दर्शन के चलो मन काशी की प्रस्तुति से किया। प्रस्तुति में श्री विनोद केवी बच्चन, सुश्री वृद्धा चड्ढा, सुश्री बरुआ, सुश्री अचिता आर्य, लावण्या चुग, सुश्री ओजस्वी दत्ता थे व तकनीकी निर्देशन श्री संदीप दत्ता ने किया। शिवान सिटी में प्रॉपर्टी ब्रोकर की बाइक घर के बाहर से चोरी हो गई। दो बदमाश लॉक तोड़कर बाइक ले गए, जिसका सीसीटीवी सामने आया है। उज्जैन में वाहन चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को दो वाहन चोरी प्रॉपर्टी ब्रोकर के घर से बाहर खड़ी वाहन चोरी हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दो बदमाश गाड़ी चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थाना चिमनगंज मंडल स्थित आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के पास सिवान सिटी में रहने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर मनीष भावसार की बाइक घर के बाहर खड़ी थी। दोपहर करीब 1:30 बजे एक बाइक पर सवार होकर दो बदमाश अपने मुंह पर कपड़ा कवर कर पहुंचे। इनमें से एक ने रेकी कर कुछ ही पलों में बाइक का लॉक तोड़ दिया, जिसके बाद घर के सामने ही खड़े होकर बिना किसी डर के गाड़ी को स्टार्ट कर फरार हो गए। जिसके बाद थाना चिमनगंज मंडी में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। आदित्य L1 में उज्जैन के आफाक खान ने डिवाइस बनाने वाली टेलीस्कोप टीम को लीड किया है। इसरो ने अपने सूर्य के पहले मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। भारत के इस पहले सौर मिशन के माध्यम से इसरो सूर्य का अध्ययन करेगा। अंतरिक्ष में लंगराज पॉइंट पर पहुंचते ही आदित्य L1 कुल 24 घंटे सूर्य की गतिविधियों पर अध्ययन करेगा। इसरो के लिए आदित्य L1 का यह मिशन अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इस मिशन से उज्जैन का भी नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि आदित्य L1 की डिवाइस को डिजाइन करने वाले आफाक खान उज्जैन के ही रहने वाले हैं। उन्होंने ही इस डिवाइस को बनाने वाली टेलीस्कोप टीम को लीड किया है। वह इस टीम के लीड इंजीनियर थे। उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ उज्जैन बल्कि प्रदेश का नाम देश भर में गौरवान्वित हुआ है। आदित्य L1 के महत्वपूर्ण डिवाइस सूट का डिजाइन इस डिवाइस एक टेलीस्कोप है, जो सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के साथ ही सूरज को मिलने वाली ऊर्जा का भी अध्ययन करेगा। आदित्य L1 सूरज के पास जाकर पता करेगा कि सूर्य के अंदर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इसका क्या कारण है, कैसे बनती है। इस डिवाइस में AI का इस्तेमाल किया है। आदित्य L1 का सूट पेलोड केरोइन हिटिंग, केरोनस मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों, उनकी विशेषताओं के साथ मौसम के बारे में जानकारी जुटाएगा।
आपने बताया कि आयुका पुणे में स्थित एक राष्ट्रीय रिसर्च संस्थान है। इस संस्थान की रिसर्च टीम ने कड़ी मेहनत के बाद इसे बनाया है। आफाक ने बताया कि इस रिसर्च में लीड इंजीनियर थे। पूरे प्रोजेक्ट के लिए इसरो ने लगभग 300 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था। आफाक खान ने बताया कि आदित्य L1 क्लाइमेट चेंज, मौसम में बदलाव, सौर तूफान समेत कई तरह की जानकारी देगा। सूरज का अध्ययन करने वाला भारत का पहला सैटेलाइट है। आपने बताया कि मैंने इस प्रोजेक्ट पर 2014 से 2019 तक काम किया है। आफाक के पिता आयु खान ने बताया कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आदित्य L1 बनकर तैयार हुआ है। आपने बताया कि आफाक को शुरू से ही स्पेस के रिसर्च में रुचि थी। यही कारण है कि वह छोटी उम्र में ही यहाँ तक बता देता था कि आसमान में दिखने वाला तारा आखिर कौन सा है। आफाक ने 12वीं तक की पढ़ाई उज्जैन में पूरी की, लेकिन इसके बाद में भोपाल में NIT और पुणे में शोध कार्य के लिए चले गए, जहां पर उन्होंने कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आदित्य L1 बनाने का कार्य किया है। सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान आफाक ने सबसे पहले वर्ष 2004 में प्लास्टिक के पाइप से टेलीस्कोप बनाया था, जिसे सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान लाखों लोगों ने देखा और आफाक की सराहना भी की। इसके बाद आकाश फराहमी शोधन संस्थान के माध्यम से आफाक ने अनेकों वर्कशॉप में हिस्सा लिया और टेलीस्कोप में मंगल, शनि, चंद्र के दर्शन करने अनेक आयोजन भी किए। आफाक द्वारा आदित्य L1 की डिवाइस को डिजाइन करने की उपलब्धि पर उनका पूरा परिवार खुश है, क्योंकि शहर के जनप्रतिनिधियों से लेकर हर कोई आफाक के पिता आयु खान और परिवार को इस उपलब्धि पर बधाई दे रहा है। लगातार मिल रही बधाई से पूरा परिवार खुश है, क्योंकि उनका कहना है कि बेटे की इस उपलब्धि से उज्जैन शहर का नाम पूरे देश में गौरवान्वित हुआ है। बाबा महाकाल की नगरी को अब वैज्ञानिक होने की उपलब्धि भी हासिल हो गई है। जी बताएं, आप खुद टीचर रही हैं बेटे की, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैंने खुद उसको पढ़ाया है नर्सरी से और आज इस काबिल हो गया है कि वो इसरो में एक साइंटिस्ट है। और APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जब उज्जैन आए थे तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि सारी दुनिया जब भर जाएगी तो तुम कहाँ दुनिया बनाओगे। तो उसका पहला क्वेश्चन था कि सर चाँद पे हम नई दुनिया में सकें। वो जब 8th क्लास में था। और उसके बाद तो APJ से बहुत बार मिले हैं, वहाँ भी गए हैं और इसरो में, और बहुत मतलब उसका बहुत ज़्यादा मेहनत है उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए। हम लोग बिल्कुल मिडिल क्लास से आते हैं, बहुत ज़्यादा उसने मेहनत की है। मेरा नाम फहमीदा खान। वो उसका डिवाइस डिजाइनर है। आदित्य L1 का डिवाइस डिजाइनर बेटा है हमारा, उसमें हेड रोल था उसका। बाकी उसके मेंबर्स और भी हैं, है ना। और उन्हें जो ये सारा प्रोजेक्ट बनाया है आयुका में, अभी नाम आ रहा है आप लोगों का, आयुका भी है, IIT भी है, तो अलग अलग प्रोजेक्ट थे इनके। तो ये डिवाइस को डिजाइन करते हैं, जैसे मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, तो उसको डिजाइनिंग करने वाला वो भी क्या होता है 4 स्टेज में जो दिखाई देता है चलते हुए कि कैसे चल रहा है, कैसे बैठ रहा है, वो सारी चीज़ें उसने डिजाइन की है। किस तरह से शुरुआत करी थी बेटे ने, कब गया था और क्या सपना था, विजन था उसका? शुरुआत तो बहुत पहले से ही, जब वो 7th 8th क्लास में था तो यहाँ पे ब्राह्मीर वैज्ञानिक धरोहर शोध संस्थान है, उसके माध्यम से वो सोलर स्पेस पे भी काम करता आया। तो उसको इतना शौक था कि आसमान में कौन सा तारा कितना डिस्टेंस पे वो 7th क्लास में बता दिया करता था। तो हमारी संस्था भी यही थी, ब्राह्मीर जो है उसका नाम भी इसी के लिए है, और SN गुप्ता सर उसके डायरेक्टर हैं, और उसी संस्था से उसने प्रेरणा लेके इस रास्ते पे चला है। वो पिछले CS में, उससे पहले 2004 वाले CS में हम लोगों ने साइंस में एग्जीबिशन लगाया था, और यहाँ पे कई प्रोग्राम हम कर चुके हैं। प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर बंसल को हमने बुलाया था यहाँ पे। कीर्ति मंदिर जो है उसमें हमने एक प्रोग्राम किया था कलेक्टर के थ्रू, जिसमें नासा ये जो मंगल ग्रह गया था उसका डायरेक्ट लाइव प्रसारण हमने वहाँ पे किया था। तो वो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, क्यूज़ भी करता है, वो क्यूज़ कराता है स्पेस पे, और अलग अलग स्कूलों में जाके उन्होंने क्यूज़ कराई है। वहाँ जो बच्चे सिलेक्ट होते थे उनको बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरी में ले जाना उसका एक मतलब एक शौक रहा शुरू से ही। सबसे लोएस्ट कॉस्ट में टेलीस्कोप बनाना उसका भी, उसमें भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो ऐसे वो जो शुरुआत में जब प्रोफेसर SN गुप्ता सर के टच में आया तो उसके दिमाग में हमेशा आया कि वो एक साइंटिस्ट बनेगा और स्पेस के लिए काम करेगा। कैसा लग रहा है आपको आज? ये तो उज्जैन के लिए क्या सर, पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात है। उज्जैन जैसे हम लोग बोलते हैं महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है, पर्यटक की नगरी नाम से आता है, ऐतिहासिक नगरी के नाम से आता है, और आज की डेट में वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जाना जाएगा कि यहाँ पे वैज्ञानिक भी होते हैं। तो हम तो बिल्कुल महाकाल के पास ही रहते हैं। जब भी नया गेट जो बन रहा है महाकाल, उसके पास में हमारा घर है, ठीक है। हम तो शुरू से महाकाल के वहाँ अंदर मंदिर में मतलब आप आराम से जाया करते थे। आप लोग इतने बड़े छोटे हैं, मतलब बड़े छोटे हैं मेरे से, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं कितना आराम से वहाँ अंदर मंदिर में जाया करता था। आज भी हम लोग जाते हैं, हमारी फैमिली
सब इस टाइप की नहीं है कि हम लोग कहीं मंदिरों में नहीं जाएं, तिलक नहीं लगाएं, प्रसाद नहीं, हम सब चीज़ें बिलीव करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हर जगह ईश्वर होता है। कृपा है बाबा की। बाबा महाकाल की कृपा है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम रहमतुल्लाह खान है। ये मेरी बेटी अल्फी खान, डॉक्टर अल्फी खान डेंटिस्ट है ये, और वाइफ है फहमीदा। इन्होंने इनको बचपन से पढ़ाया है। इसके प्राइमरी टीचर। प्रधानमंत्री की अति महत्वपूर्ण स्वनिधि योजना के संबंध में निगम आयुक्त ने ली बैंकर्स की बैठक। स्वनिधि से समृद्धि के तहत गरीबों के उत्थान के लिए देश के प्रधानमंत्री चिंतित थे, किंतु बैंकर्स का इस ओर ध्यान नहीं दिया जाना शासकीय निर्देशों की अवहेलना है। इस स्थिति को तत्काल परिवर्तित करें, हमें 100% लक्ष्य प्राप्त करना है। शनिवार को निगम आयुक्त ने स्वनिधि योजना की समीक्षा हेतु बैंकर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें 24 बैंकों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। निगम आयुक्त ने बैंकर से उन्हें भेजे गए प्रकरणों पर दी गई कार्यवाही की जानकारी चाही। रिपोर्ट कार्ड सामने आने पर पाया गया कि अधिकांश बैंकों ने दिए गए लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की है। अनेक बैंकों ने बिना किसी उचित कारण के विभिन्न प्रकरण लौटा दिए हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्वनिधि योजना के क्रम में बैंकों के रिपोर्ट कार्ड पर निगम आयुक्त श्री रोशन कुमार सिंह ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि स्वनिधि योजना देश के प्रधानमंत्री की अति महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री के गरीबों के उत्थान के लिए चिंतित है और बैंकर्स को कोई चिंता नहीं है। दिए गए लक्ष्य अनुसार हितग्राहियों को लाभ नहीं दिया जाना और बिना किसी कारण के प्रकरण लौटा दिए जाना निंदनीय कृत्य है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर बैंकर्स के साथ में आपकी मीटिंग हुई है, क्या निर्देश प्रदान किए इसमें? पीएम स्वनिधि एक महत्वाकांक्षी स्कीम है भारत सरकार की और राज्य सरकार की। इसके तहत शहर में जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हम लोग 3 चरणों में लाभ देते हैं। पहला जो है वो 10,000 का एक लोन देते हैं, उसको चुकता करने के बाद सेकंड ट्रांच जो है 20,000 का लोन देते हैं, उसको जमा करने के बाद फिर 50,000 का लोन देते हैं। ये तीनों जो कैटेगरीज हैं बैंक वाइज आज समीक्षा की गई। बैंक के वरिष्ठ ऑफिसर्स ZMs और RMs आज उपस्थित हुए थे, उनको उनके टारगेट्स दिए गए और उनकी जो भी परफॉर्मेंस रही है उसके बेसिस पर उनको समीक्षा की गई है आज। और 1 सप्ताह के बाद प्रगति के साथ आने पर उनको बोला गया है। विदित हो कि बीते दिनों भोपाल में रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई थी इसी के संबंध में, जिसमें माननीय मंत्री जी भारत सरकार शामिल हुए थे और 3 राज्यों की समीक्षा हुई थी और उसके तहत जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन कराए जाने के लिए आज ये बैठक लगाई गई थी। चुनाव के नजदीक आते ही तराना में दोनों पार्टियों के नेताओं को किसान याद आने लगे हैं और वे स्वयं को किसान हितैषी बता रहे हैं। दरअसल हम बता रहे हैं कि तराना विधायक की जहां 5 साल से विधायक महेश परमार ने चुनाव आते ही किसानों की सुध ली, वहीं अपने विधानसभा में फसल खराब हुई किसानों को उसको लेकर चिंतित थे और उन्होंने SDM को ज्ञापन देकर मुआवजे की मांग की है। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए ताराचंद गोयल भी किसानों के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहेंगे कि किसानों को तत्काल राहत राशि प्रदान की जाए। दरअसल इस बार मानसून की बेरुखी से सोयाबीन की फसल खराब होने की स्थिति में आ गई है और किसान इससे बेहद चिंतित है। चुनावी साल में एक और जहां महेश परमार को यह चिंता है कि स्थानीय प्रत्याशी घोषित होने से उनका मुकाबला कड़ा हो गया है, वहीं ताराचंद गोयल का भी स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। उन्हें भी किसानों की चिंता है और वह किसानों के बीच जाकर यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार बनते ही हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। सर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज SDM कार्यालय पे SDM महोदय को ज्ञापन दिया है। किस विषय को लेकर दिया गया, क्या पूरा मामला? वर्तमान में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो किसान हितैषी सरकार है और वर्तमान में जो किसानों पर संकट अल्प वर्षा के कारण आया है, लंबे समय से बारिश नहीं हुई, बोई हुई फसलें नष्ट हो रही है, तो उस ओर माननीय मुख्यमंत्री जी सतत ध्यान दे रहे हैं, परंतु कतिपय कुछ नेता अन्य दलों के उसको राजनीतिक श्रेय लूटने के लिए और किसानों को गुमराह करने के लिए आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आंदोलन प्रदर्शन वास्तव में कांग्रेस के खिलाफ होना चाहिए था। कांग्रेस कार्यकाल में किसानों का न मुआवजा मिला, न सम्मान निधि मिली, परंतु वर्तमान में जो सरकार है वो किसान हितैषी सरकार है, किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य कर रही है, परंतु प्राकृतिक आपदा के कारण जो वर्तमान में किसान पर संकट आया है, उस संकट को देखते हुए तराना
विधानसभा क्षेत्र में माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ताराचंद जी गोयल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के चारों मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी, सारे वरिष्ठ नेता, सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह और निवेदन यहाँ के किसानों के लिए हित में कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक सर्वे करवाकर मुआवजा दें एवं फसल बीमा का पूरा लाभ किसानों को मिले। ये निवेदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्ञापन के माध्यम से यहाँ सब लोग सर्वे से अलग हटके, फसल सर्वे से अलग हटके अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो जनहितैषी योजनाएं हैं जो शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा लगातार मध्य प्रदेश में फैलाई जा रही है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी बहना योजना हो, चाहे अभी जो वर्तमान में जो बहनों को 250 रुपये दिए हैं और भी जो गैस की टंकी के जो भाव कम किए हैं, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब जनता के बीच में जाएगी और उस आधार पे भी कहीं ना कहीं वोट मांगने का प्रयास करेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि गरीब से गरीब हर व्यक्ति के उत्थान के लिए जो कुछ किया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व में हो, उनके विकास के लिए सतत लगी हुई है और प्रत्येक जन कल्याणकारी योजना का लाभ सीधे रूप से किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को मिले, उसका पूरा प्रयास हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, अभी आपने जो ज्ञापन दिया है जो किसानों के हितों में दिया है, कुछ ही देर बाद कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर आकर ज्ञापन देना चाहती है जिसका कल 2-3 दिन से प्रचार प्रसार हो रहा है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? राजनीतिक दल है, वो ज्ञापन दे कुछ भी करे, परंतु हमारे मुख्यमंत्री पर हमको गर्व है, विश्वास है कि वो किसानों के हित में ही अनेक कल्याणकारी निर्णय ले चुके हैं और जिसका सीधा किसानों को लाभ मिल रहा है। और ये प्राकृतिक आपदा के कारण जो संकट आया है, इस संकट का भी निदान हमारी सरकार, प्रदेश की और केंद्र सरकार करेगी। धन्यवाद। यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए, गतिविधियां लगातार जारी हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बड़नगर में मुख्यमंत्री की जनदर्शन यात्रा में कांग्रेस विधायक ने जय जय कमलनाथ के नारे लगाए। बड़नगर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनदर्शन यात्रा के माध्यम से शहर के मुख्य मार्ग से एक रैली निकाली गई। इस दौरान तेजाजी चौक के समीप कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल ने जय जय कमलनाथ के नारे लगाए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक मुरली मोरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस यात्रा का हम विरोध करते हैं। जनता अब शिवराज सिंह चौहान और भाजपा से त्रस्त हो गई है। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायक मुरली मोरवाल के नेतृत्व में यात्रा का विरोध किया और जय जय कमलनाथ के नारे लगाए। खास बात तो यह रही कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान आईजी, डीआईजी और एसपी भी वहां मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस विधायक ने नारेबाजी की है। हालांकि पुलिस मामले की जांच के बाद कार्रवाई कर सकती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर इस्कॉन मंदिर में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस दौरान लाखों की संख्या में भक्त कृष्ण भगवान के दर्शन करेंगे।
धार्मिक नगरी उज्जैनी में यूं तो हर रोज धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यहाँ विशेष महत्व है। खास बात तो यह है कि उज्जैन नगरी श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है। देवास रोड स्थित इस्कॉन मंदिर में जोरों शोरों से जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस पूरे विषय को लेकर इस्कॉन मंदिर प्रबंध समिति के PRO पंडित राघव दास ने जानकारी भी उपलब्ध कराई है। खास बात तो यह है कि मंदिर में 3 दिवसीय होने वाले कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया जाएगा। सब कृष्ण भक्त अनुरागी दास भाव में सेवा करने वाले लोग हैं। भगवान की जन्माष्टमी का जो उत्सव है हम लोगों के लिए परम हर्ष और सौभाग्य का विषय रहता है, और भी सौभाग्य बन जाता है कि दूसरे दिन इस्कॉन की जिन्होंने स्थापना की उनका जन्मदिन होता है। इस प्रकार से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन है। हमारे यहाँ 7 सितंबर को मनाई जाएगी जन्माष्टमी, 6 को सांस्कृतिक अनुष्ठान शाम को होंगे और 7 को जन्माष्टमी विशेष पोशाक में भगवान दर्शन देंगे। साथ ही साथ दिन भर फास्टिंग रहेगा, दर्शन दिन भर खुला रहेगा और रात को 10:30 बजे अभिषेक होगा और 12 बजे महाआरती। तो इस प्रकार से इस दिन का कार्यक्रम रहेगा। दूसरे दिन विशेष रूप से होता है क्योंकि भगवान का जन्म तो हो जाता है लेकिन रात्रि में होता है, तो उत्सव दूसरे दिन नंद के यहाँ मनता है, तो इसलिए हमारे यहाँ भी दूसरे दिन नंदोत्सव होगा और प्रभुपाद जी का भी जन्मदिन है, उसको भी मनाया जाएगा। उसमें प्रभुपाद जी की महिमा का गुणगान किया जाएगा। मंदिर पर किस प्रकार से सजावट की गई आपके जो मंदिर के बहुत ही सुंदर सजावट की जा रही है। इसमें जो मंदिर है वहाँ पर फल फूल पत्तियों से बहुत सुंदर डेकोरेशन होगा तथा विद्युत सज्जा आकर्षक रहेगी। साथ ही साथ इस बड़े उत्सव पे करीबन लाखों लोग आते हैं, तो उनका सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद रहेगी। CCTV और मेटल डिटेक्टर्स की व्यवस्था रहेगी। साथ ही इसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय, SP महोदय और नगर पालिका के कमिश्नर महोदय को भी अवगत कराया है उचित व्यवस्था में सहयोग करने के लिए। उज्जैन नागदा तहसील के ग्राम रानी पिपलिया में दहेज के लालची ससुराल वालों ने बहू को पीटा। उज्जैन नागदा तहसील के ग्राम रानी पिपलिया में भोपाल से अपने पति के साथ में रह रही कल्पना ससुर के बीमार होने पर अपने ससुराल आई थी। कल्पना डाबी का विवाह 2017 में रेलवे में सर्विस कर रहे जितेंद्र डाबी के साथ हुआ था। तभी से दहेज के लोभी ससुराल वाले कल्पना को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। कल्पना ने बताया कि मेरे पिता ने मेरे पति की रेलवे में सरकारी नौकरी कर रहे जितेंद्र डाबी के साथ यह सोचकर कि मेरी बेटी खुश रहेगी शादी कर दी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दहेज के भूखे ससुराल वाले उस बेटी के साथ में आए दिन मारपीट कर दहेज के लिए परेशान करेंगे। कल्पना ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी ननद अनीता बाई, ननद का पति बालेश्वर यादव व सास श्यामू डाबी उसके साथ में आए दिन मारपीट करते हैं और उसे परेशान भी करते हैं। अभी भी उन तीनों ने मिलकर मेरे साथ में मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा नागदा थाने पर की गई है। किस प्रकार की घटना? सर, मेरी शादी हुई थी 2017 में, 19 नवंबर 2017 में मेरी शादी हुई सर। वो पूरी रीति रिवाज से शादी हुई सर। मेरा पति रेलवे में नौकरी करता है, मेरे पापा ने कुछ नहीं देखा, घर बार की लड़का नौकरी करता है, इसकी शादी अच्छे घर में हो रही है, क्या करना है, बच्ची पढ़ी लिखी है, घर बार कुछ नहीं देखा, शादी कर दी सर। शादी कर दी तो इन लोगों ने बोला कि हम अभी दहेज वहेज कुछ नहीं ले रहे। मेरे पापा दे रहे थे उस टाइम, बोले कुछ नहीं ले रहे अभी दहेज वहेज। मेरे पापा ने बोला ठीक है कुछ नहीं, मेरे पास भी लड़की है, दहेज देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कोई बात नहीं, हमें दहेज नहीं चाहिए। अब सर इन लोगों को लालच बढ़ गया, सास ससुर ननंद सब बोलते थे, नंदो सब कि तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मेरे को रानी पिपलिया में रहने ही नहीं दिया। रानी पिपलिया में मेरी शादी हुई सर, वहाँ नहीं रहने दिया। मेरा पति शुरू से ही भोपाल में नौकरी कर रहा है। क्या नाम है इनका? जितेंद्र डाबी। जिनने मारपीट करी आपके साथ, इनका नाम क्या? मेरा नंदोई बालेश्वर यादव खंडोदा में रहता है। मेरी ननंद अनीता बाई, मेरी सास श्यामू बाई डाबी और पति जितेंद्र डाबी। पति जितेंद्र डाबी मेरे को अच्छे से रख रहा था, लेकिन इनके भड़कावे में आके
ये मेरी एक बात भी नहीं सुनता है और हमेशा बोलता है मेरे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, मैं इन्हीं की सुनूंगा और ये जो बोलेंगे वही करूँगा। अभी आपके साथ मारपीट विवाद हुआ तो किन कारण से हुआ? इसी कारण हुआ कि मेरी ननंद और इनने बोला, मैं भोपाल में रहती हूँ, मेरा ससुर बीमार था, एक्सपायर हुआ, अभी बीमार ज़्यादा था, तो मेरा पति 26 अगस्त को मेरे को ज़बरदस्ती लेके आया कि चल तू, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अपन रहेंगे वहाँ पे, पापा बीमार है। तो मैं शुरू से ही भोपाल में रह रही हूँ, मेरे साथ कई बार ये घटना घट चुकी है। अभी किन चीजों से आप पे मतलब आपको खाना गया? मैं यहाँ रही सर, मेरे ससुर एक्सपायर हुए, उसके बाद इन लोगों ने फिर से वही दहेज की वो करने करी कि तेरे बाप ने कटोरा भी नहीं दिया है, तू यहाँ हक जमा के बैठी है, निकल बाहर घर से, ये घर तो हमारा है, नौकरी हमारी, हमने पढ़ाया लिखाया है, तेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। मेरी ननद मेरे को सर बांस से मारा उसने, मोटी बांस से, डंडा था मोटा अच्छा, उससे मारा सर उसने, दौड़ा दौड़ा के, लात से, घूसे से मेरे गाल पे काटा सर, यहाँ आके नीचे बहुत बुरी तरह से पीटा और पीट के मेरे को छोड़ के चला गया। और मेरी सास ने भी बहुत मारा मेरे को। कहाँ के रहने वाले? मायका मेरा पाली बड़ौदा है। ससुराल कहाँ पे? ससुराल पिपलिया रानी। तो थाने में शिकायत? रिपोर्ट सर मेरा मोबाइल भी लेके चला गया वो, मारपीट करके। कौन से थाने में रिपोर्ट कर दी गई? नागदा थाने में। ठीक है, आपका नाम बताएं। कल्पना डाबी। उज्जैन के एमपीआरडीसी के कायथा टोल पर अब स्व सहायता समूह द्वारा उपभोक्ता शुल्क संग्रहित किया जाएगा। इसके लिए सीएम की उपस्थिति में एमओयू साइन किया गया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने सकारात्मक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में मुख्यमंत्री निवास में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम अंतर्गत मार्गों पर उपभोक्ता शुल्क संग्रहण महिला स्व सहायता समूह द्वारा कराए जाने हेतु एमओयू संपादित किया गया। इस कड़ी में अब उज्जैन मक्सी मार्ग जिला उज्जैन के कायथा टोल प्लाजा पर महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उपभोक्ता शुल्क संग्रहण का कार्य किया जाएगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अजय देव शर्मा के प्रयास से एमओयू सफलतापूर्वक किया गया। उज्जैन मक्सी मार्ग जिला उज्जैन के कायथा टोल प्लाजा के साथ शाजापुर दोपाड़ा नलखेड़ा मार्ग जिला आगर के चाचाखेड़ी टोल प्लाजा और मलहरा चांदना मार्ग जिला छतरपुर के संजय नगर टोल प्लाजा पर भी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उपभोक्ता शुल्क संग्रहण का कार्य किया जाएगा। टेबल टेनिस स्पर्धा का आयोजन 22 जिलों के खिलाड़ी होंगे शामिल। स्पर्धा का शुभारंभ हुआ। उज्जैन टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा उज्जैन में तीसरी राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 3 से 5 सितंबर तक उज्जैन में किया जा रहा है। स्थानीय लोकमान्य तिलक विद्यालय स्थित टेबल टेनिस हॉल में आज प्रतियोगिता का शुभारंभ उज्जैन सिंहस्थ प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष दिवाकर नाथू और मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जयेश आचार्य ने किया। इस दौरान राजेश शर्मा, सतीश मेहता और एसपी झा मौजूद रहे। बता दें कि विभिन्न आयु वर्ग में होने वाली स्पर्धा में प्रदेश के 22 जिलों के बालक बालिका खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक शामिल हो रहे हैं, जिनके ठहरने और खाने की व्यवस्था उज्जैन टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा की गई है। टेबल टेनिस संघ के उपाध्यक्ष जयेश आचार्य ने बताया कि स्पर्धा में 476 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लोकमान्य तिलक परिसर ये खेलों के लिए मशहूर रहा है। टेबल टेनिस खेल उज्जैन के अंदर प्रारंभ हुआ यहीं से, और आज मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि वर्तमान व्यवस्था लोकमान्य तिलक सांस्कृतिक न्यास की ये इसको बनाए हुए हैं। खिलाड़ियों, आज आपको अभी कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि 5 तारीख को समापन है, पुरस्कार मिलेगा। उस समय जो आनंद आपको होगा हमें भी होगा, तो उस समय कुछ बातें आपको कहेंगे, लेकिन हर एक कोई पुरस्कार प्राप्त करे, ऐसे मेरी शुभकामना है। जय हिंद। मध्य प्रदेश राज्य रैंकिंग स्पर्धा जो कि उज्जैन में 3 सितंबर से 5 सितंबर तक आयोजित की जा रही है, यह मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि 476 खिलाड़ियों की प्रविष्टि इस स्पर्धा में प्राप्त हुई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। शायद पिछले कई वर्षों में इतना बड़ा नंबर मध्य प्रदेश की राज्य रैंकिंग में नहीं आया है, तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और उज्जैन जिला टेबल टेनिस संगठन ने जिस तरह से खिलाड़ियों के रहने, भोजन की और खेलने की व्यवस्था की है, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। माननीय नाथू जी और कुलदीप भार्गव जी के नेतृत्व में जो हमारी उज्जैन जिला की टीम है, झा साहब, सतीश मेहता जी और राजेश जी के नेतृत्व में जो इन्होंने खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थाएं की है,
वो काबिल तारीफ़ है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश का कोई और बड़ा टूर्नामेंट हम अलॉट उज्जैन को करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जिस तरह से महाकाल की नगरी में खिलाड़ियों का स्वागत हुआ है, खिलाड़ी यहाँ पर बहुत प्रसन्न है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ के परफॉर्मेंस के आधार पर जो राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए टीम चुनी जाएगी उसके लिए बेहतर परिणाम हमें प्राप्त होंगे। कितने जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? इसमें लगभग 22 जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और उसमें महिला और पुरुष वर्ग मिला के टोटल 12 वर्गों में मुकाबले खेले जा रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय निर्णायकों की टीम भी मध्य प्रदेश की यहाँ पर आई हुई है और ये स्पर्धा 5 सितंबर तक चलेगी, जिसका समापन समारोह 5 सितंबर को शाम को 4 बजे उज्जैन में संपन्न होगा। मैं जयेश आचार्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संगठन। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।